बुक में नोट्स है, एक बार देख के तुम्हें ये स्पेस कोड पढ़ाया, अब एक बार मॉड्यूल में मिला ना, इसमें देखो अगर आपको नोट्स की बात करें, अब इसमें एक एक टॉपिक आपका कवर है, देखो ये नोट्स के साथ क्वेश्चन के साथ कवर है। मॉड्यूल में आपको इतना कुछ नहीं मिलने वाला, लास्ट में समरी अगर इसको इग्नोर भी कर दो तो चलेगा, मतलब समरी लास्ट दे दी है एग्जाम के, इसमें सारे क्वेश्चन कवर है, अराउंड अराउंड 10-12 क्वेश्चन तो इसमें वैसे ही कवर है। ये स्कोर के लिए बहुत होता है 10-12 क्वेश्चन, 10 मॉड्यूल भी कराऊंगा क्लास में, मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज की टेंशन छोड़ दो, नोट्स कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। एवरीवन जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स कहाँ बनाएंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना। इनफैक्ट आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज में जो क्लास में बताऊंगा वही करना है, और जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है। ठीक है ना, जितना बताऊंगा जैसे बताऊंगा वैसे करना है, और हर कोई रिसोर्स जो भी आपको चाहिए होगा वो मेरी तरफ से मिलेगा आपको, मतलब अपनी तरफ से केवल आपको खुद रखना है। आप अपने आप को रखो अपनी तरफ से, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। आप इंटैक्ट रहो, आप टच में रहो, आप सारी चीजों को एज इट इज जैसे बताया जाना करो। उससे अलावा आपको किसी भी चीज में जरूरत नहीं है, आपको अकाउंट्स के लिए किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर ओनली। मॉड्यूल आपका कुछ दिनों में जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मॉड्यूल आ जाएगा। मॉड्यूल भी आपके पास आ जाए, जब तक नहीं आता है यू हैव टू डाउनलोड द पीडीएफ, और उसके साथ हम करेंगे। ठीक है ना, तो मॉड्यूल को हम प्राइमरी रखेंगे, मॉड्यूल तो रहेगा साथ में। मतलब दो चीजें करनी है, जो रिसोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा अपने सोर्सेस से वो, प्लस आपका मॉड्यूल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मार्केट में सर स्कैनर है, कोई स्कैनर ऐसा नहीं जो इस बुक में क्वेश्चन इंक्लूड ना हो। ठीक है ना, स्कैनर होता क्या है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सब इंक्लूड किया, और ऐसे ऐसे टाइम का इंक्लूड किया, तो जिसमें से हमें मतलब मैं भी कई बार मतलब ऐसा मिलेगा क्वेश्चन कि 80s 90s का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं भी मतलब सीए के बारे में कुछ जानता नहीं, तो 98 का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखा है, सोच कर देखो। तो अब इतना पुराना कहीं किसी स्कैनर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो, इस बुक में ऐसी ऐसी चीजें इंक्लूड करी गई है जो आईसीआई के मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगी। अगर एग्जाम में वहां तक भी आईसीआई जाता है तो भी आपके लिए दिक्कत नहीं। तो आपको टेंशन लेने का ही नहीं है बिल्कुल भी। कंटेंट, नोट्स, सारी चीजें वो मेरी तरफ से आपको मिलेंगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। बस इतना ध्यान रखना, मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आपको उसको यूज करना है, और वो कैसे यूज करना वो भी मैं बताऊंगा। एक ही चीज की बात बोली है मैंने हमेशा, ध्यान से सुन लो। जब मैं यहाँ से पढ़ा के भेज रहा हूँ, आज आपकी क्लास में घर जाके बस जितना टॉपिक कराएगा उतना टॉपिक किसी भी तरीके से सेम डे में रिवाइज कर ले, और सेम डे में रिवाइज कर ले, इसको छोड़ना नहीं, कैसे भी करके उसी दिन रिवाइज कर ले। क्योंकि कंटेंट टेक्निकल होते हैं, अगर कई बार होता है चीजें डिले करने में भूल जाती है। ठीक है ना, इनफैक्ट अगर कभी मजबूरी में नहीं हुआ तो वो भी इतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन सेम डे मेरे साथ रिवीजन करते चलना। सर कितना टाइम देना पड़ेगा घर पे, देखो जब मैं एएस वाले टॉपिक कराऊंगा, जब मैं एएस के टॉपिक कराऊंगा तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटा बहुत है। जब बड़े चैप्टर्स कराऊंगा तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अमेलगमेशन चैप्टर होता है, टेंशन ना लो जिन्होंने नाम नहीं सुना, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब बड़े चैप्टर्स है। तो जब इनके क्वेश्चंस कराऊंगा बड़े बड़े, तब आपको घर पे थोड़ा टाइम 1.5-2 घंटे तक देना पड़ जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए, मैं अपने केवल सब्जेक्ट की बात। वरना जिस दिन मेरी क्लास होगी, घर पे जाके बस 1 घंटे आप कायदे से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, पक्का 1 घंटे अभी, एग्जाम के टाइम पे नहीं कि 1 घंटे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपको मीनिंग मैंने लिखाना है। लिखिए जरा मीनिंग लिखिए, मैं भी इस पे लिख रहा हूँ। एस नंबर 3। ठीक है, आज लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम कुछ एएस के मतलब नाम भी रिवाइज करेंगे। आज हम क्लास में शुरू के 15 एएस तक, एएस 15 तक सबके नाम याद कर लेंगे लास्ट की क्लास में, मतलब क्लास के आखिरी 5 मिनट में। ठीक है ना, आपको 1 2 3 क्लास में मैंने बोला है ना कि आपको सारे एएस का नाम ऐसे एकदम याद हो जाएगा। अभी तक पूरा नहीं होगा लेकिन हाँ हो जाएगा 2 3 क्लास। मीनिंग देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेरे बच्चे, क्या लिखोगे ध्यान से लिखना। इट इज अ स्टेटमेंट, लिखना, इट इज अ स्टेटमेंट which shows, statement which shows the inflow and outflow of the inflow and outflow of cash and cash equivalents
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक बार फिर से दिमाग लगाओ और क्या लिखा सोचो, क्या लिखा आपने? एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या बताता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। किसका इनफ्लो और आउटफ्लो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो। और कब तक के लिए? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन के लिए बताता है, किसी एक दिन के लिए होता तो बैलेंस शीट बता देता है। अगर आप किसी एक दिन के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जानकारी चाहते हो तो बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट में लिखा रहता है कैश एट बैंक या कैश इन हैंड लिखा रहता है ना। तो जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो वहां आपको एक दिन, उस दिन का पर्टिकुलरली क्या है कैश, वो आ जाता है, ठीक है ना। बट हमें क्या करना है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरे एक साल ऑन एन एवरेज, जनरली क्या होता है एक साल के ड्यूरेशन में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने का है। तो उसे हम नाम क्या देते हैं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? पक्का? यस सर। ठीक है। अब इसमें आपने कुछ टेक्निकल शब्द भी यूज किए, देखो स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। इनफ्लो में और आउटफ्लो में कोई दिक्कत नहीं। इनफ्लो मतलब क्या होता है, आउटफ्लो मतलब, लेकिन इसके अलावा दो शब्द और यूज हुए, कैश और क्या। तो अब इसके बाद अब जस्ट उसके नीचे लिखोगे कैश क्या होता है। हाँ, केवल कैश। एवरीथिंग विल बी क्लियर। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज का अलग अलग मीनिंग होगा। कैश, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश? जेब में पैसा है, वही है ना। कैश मतलब क्या होता है? अच्छा चलो ऑप्शन देता हूँ, एमसीक्यू है ना, थोड़ा सा 30%, तो 1% एमसीक्यू मैं भी खेल लेता हूँ। चलो, कैश मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सोच लो। कैश इक्विवेलेंट में फिर क्या जाएगा? ये नहीं जाएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक नहीं जाएगा। सेकंड हैंड वो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो जाता है यार, सेकंड हैंड उसमें कवर कर, ठीक है। सुनिए, उसमें कुछ अलग जाता है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही था कि कैश और बैंक बैलेंस दोनों क्या हो। अच्छा, विच वन इज मोर लिक्विड? कैश इन हैंड इज मोर लिक्विड देन, बट इन माय ओपिनियन आई एम हैविंग समथिंग डिफरेंट व्यू, क्योंकि ये अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं सदियों पुराने पैटर्न पे चला आ रहा है, जिसमें कैश को ज्यादा लिक्विड बोलते हैं ना। बट इन माय ओपिनियन, इन करंट सिनेरियो, इन कंटेक्स्ट टू इंडिया, कैश एट बैंक इज मोर लिक्विड देन कैश इन हैंड, है ना। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ सब्जी वाला, रेडी वाला, बस भिखारी मुझे लगता नहीं रखता है यूपीआई का, वरना वो भी अपने कटोरे के नीचे स्कैनर को निकाल के कह को चेंज नहीं है तो ऐसे घुमाएगा, ये ले स्कैन कर ले, है ना। बस यही रह गया। अदरवाइज मुझे लगता है कि कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऑनलाइन पेमेंट हर जगह एक्सेप्ट होता है, और आप फ्रीक्वेंटली कैश से ज्यादा यूज करते हो ऑनलाइन पेमेंट, यस नो। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे ये होता है। फिर तभी करें। अच्छा, एक्चुअली पता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड या जो मतलब भिखमंगे कंट्रीज भी हमारे आस पड़ोस में, जानते ही होंगे, है ना। तो वहां पे ना, मतलब डेवलप्ड के पास भी नहीं है, मतलब यूएस वगैरह में भी इतना स्मूथ फंक्शन नहीं है। वी आर द ओनली कंट्री हैविंग दिस मच फैसिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस ज्यादा लिक्विड है अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी जाए। बट यार लिख के मत आना, क्योंकि जो बुक्स में चलता है वही चलता है, ठीक है ना। मार्क्स उसी के मिलेंगे। तो विच वन इज द मोस्ट लिक्विड एसेट? कैश इन हैंड, ठीक है ना। बट जब हम यहाँ कैश की बात कर रहे हैं ना, तो हमें दोनों को याद रखना। कैश को स्टेटमेंट में कैश और कैश इक्विवेलेंट दो वर्ड यूज होते हैं। कैश का मतलब क्या होगा, लिख लेना, डैश लिखिए। इट मींस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये टेंशन मत लो, ये नोट्स जो है ये आपको पढ़ने, ये भी है मॉड्यूल में जो नोट्स, बुक में जो नोट्स है वो भी करने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल भी देखना, केवल एएस नहीं देखना। तो अभी आपने क्या लिखा, कैश इन हैंड, इट मींस कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक, लिख लिया। इट मींस कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक। दो बातें क्लियर है भाई। आपने अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग लिखी है, दूसरा क्या लिखा है, कैश का मीनिंग लिखा है। सर, कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट भी बता देते हैं। जरा हेडिंग अगला लगा दीजिए, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है।
व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? तो लिखना बेटा, कैश इक्विवेलेंट मींस कैश इक्विवेलेंट मींस, टर्म जो बोलूंगा उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना, हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, highly liquid marketable securities. What is cash equivalent? Highly liquid marketable securities. अब इनमें से कुछ शब्द यूज होंगे, सारे शब्द नहीं यूज होंगे, एग्जाम में जो मिलेगा, लाइक अगर कैश इक्विवेलेंट के लिए पूछ रहा है तो आपको बस याद रखना है हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अच्छा, कई बार लिखा रहेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कई बार लिखा रहेगा लिक्विड सिक्योरिटीज, कई बार लिखा रहेगा हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज। तो ये टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर है? yes. पक्का? yes. इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो कोड वर्ड है ना याद रखने का, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मिल रहा है हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लिक्विड सिक्योरिटीज या जो भी है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे भी चीजें, which are ready to be converted into known amount of cash, which are ready to be converted into known amount of cash within a very short period of time, within a very short period of time. बच्चे किसी को भी कोई भी पॉइंट समझ नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना, छोटे से छोटा पॉइंट, ठीक है ना। ये याद रखो, जितनी चीजें आप क्लियर करने चाहोगे वो सब क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपको अगर नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बताओगे तभी समझ में आएगा। जी बिल्कुल है, मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल भी लिखवाऊंगा, देखो ध्यान से, और वो भी डिपेंड करता है आपने उसको किस पर्पस से रखा, ठीक है ना। क्या लिखा आपने? which are ready to be converted into known amount of cash within a very short period of time, ब्रैकेट में लिखना say, say, say 3 months, say 3 months। अब ये 3 months कहां से आया मैं बताऊंगा, ब्रैकेट में रखना है इसको, से 3 months। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ध्यान से, एक ऐसी सिक्योरिटी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ध्यान से सुनना, वो बहुत ही कम समय में, वो क्या कैश में कन्वर्ट होने वाला, और वो कैश अमाउंट फिक्स होगा, लगभग फिक्स होगा। जैसे हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है और आप कुछ दिनों में उसको बेचकर आप पैसा लेने वाले हो, तो आपको पता है लगभग क्या रियलाइज होने वाला अमाउंट मार्केट सिनेरियो देखकर, वो क्या कहलाएगा? कैश इक्विवेलेंट। इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? ठीक है, 2-4 एग्जांपल पे लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो जैसे आपने मान लो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज रेडी टू सेल, आपने मैच्योरिटी पे रखा है, इन्वेस्टमेंट एट द मैच्योरिटी, एंड टाइप बोलता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट अबाउट टू मैच्योर होने वाला है, तो इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या नाम देंगे? कैश इक्विवेलेंट, ना कि इन्वेस्टमेंट नाम देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल 2-4 नाम लिख लो, क्योंकि एमसीक्यू में अगर टेक्निकल पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इक्विवेलेंट, तो फिर हो जाएगा काम। तो 2-3 एग्जांपल लिख लो, करेक्शन रहेगा। पहला लिखो ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स बोलते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट कॉमर्शियल पेपर्स, and other money market instruments, क्या क्या लिखा देख लो। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यही जो आपको मैंने एग्जांपल दिए कि जो आप क्या करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वही सब है, ठीक है ना।
सो ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर। आप फाइनेंस पढ़ोगे, एफएम पढ़ोगे, एफएम में आपको आएगा ये सब टर्म यूज होगा। जब आप टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ोगे तो वहाँ ये सब आएगा। तो डिटेल एनालिसिस आपको इसका मीनिंग वहीं पे मिलेगा। यहाँ तो बस काम चलाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना बेटा? पक्का यहाँ तक चले? तो अभी तक आपको मैंने कुछ बताया नहीं है, केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग ना केवल वही समझा है, यानी नाम को एक्सप्लेन किया है। और अभी तक की क्लास में केवल नाम को समझाया। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता। जस्ट रिमेंबर, एएस पढ़ोगे नहीं, एएस याद हो जाएगा, चिंता मत करो। एएस पढ़ोगे नहीं, यहाँ पे एएस याद हो जाएगा एक एक बच्चे को। और ये मैं पिछले कुछ दिनों से प्रूव भी करके रखा हूँ। आप लोगों मैक्सिमम जितने लोग कंटिन्यूअस क्लास में रहोगे, एएस2 सबको याद होगा। ऑलमोस्ट प्रोविजन अगर बोला जाए 70-80% याद होगा। बहुत होता है, बाकी थोड़ा एफर्ट डाउट लगाओगे पूरा याद आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था AS4 पढ़ा था। उसका तो खैर अभी वो लास्ट में क्वेश्चंस के ऊपर छोड़ दिया था, तो अगर उसमें से भी मैक्सिमम प्रोविजन होगा वो भी आपको क्लियर होगा। तो जस्ट रिमेंबर द थिंग, आप एएस पढ़ोगे नहीं, एएस याद कर लोगे, इतना हो जाएगा। मैंने बोला है एक एक बच्चे को कि अगर आप रेगुलर क्लास में हो तो आपको एक एक प्रोविजन याद रहेगा, एग्जाम में आपको आराम से क्लियर होगा, ठीक है? 60% वेटेज है अराउंड एएस का, ठीक है ना? और इस चैप्टर का इसका डबल वेटेज लगा लो, क्योंकि ये एएस भी और चैप्टर भी है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमें देखना। नाम तक में कोई चीज डाउट में हो तो बता दो, पक्का? चलिए अगला हेडिंग दीजिए अपने कॉपी पे। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां से हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू हो। अभी तक केवल नाम नाम की बात करी थी। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा इसको सीएफएस मत लिखना, सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एब्रिविएशन यूज करेंगे हम, तो यहां मत लिख देना वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कई बार हम एब्रिविएशन लिख के ऐसा बोलते हैं कि हमें पता भी नहीं था फुल फॉर्म क्या था। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सीएफएस, यहां लिखेंगे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हु टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट? अरे नहीं नहीं, अभी यहाँ मैं थोड़ा कंटेक्स्ट समझ गया, हंस रहा है मैंने। AS3 ठीक है ना? ये जो सारे रूल्स रेगुलेशन बताने की जिम्मेदारी किसकी है? AS3 की, ठीक है ना? चले पॉइंट वाइज लिखना बेटा, इस पॉइंट वाइज लिखना। वैसे तो पहले डैश दे दो, एक लाइन लिख लो छोटा सा, फिर पॉइंट वाइज लिखना। द कैश फ्लो स्टेटमेंट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, the cash flow statement is prepared and presented by, it's prepared and presented by classifying all the cash transactions into following three categories. Classifying all the cash transactions into following three categories. पहला कैटेगरी अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्टिविटीज बोलते हैं इसको, ठीक है ना? पहली एक्टिविटी क्या होती है? चलो कम से कम इतना 12th ने करके दिया है मेरे लिए कि मैं फॉर्मेट पे अगर नाम पे जाऊं तो नाम तो आपको याद है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ऑपरेटिंग या वर्ड देखो, ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन जो रूटीन एक्टिविटीज कह सकते हो, ठीक है ना? रूटीन एक्टिविटी, जैसे जैसे हमारी आदत क्या है, तो डॉक्टर जो सर्जरी करता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं ना? हम बोलते हैं ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन मतलब क्या? उसका डे टू डे एक्टिविटी क्या है? चिड़फाड़ करना, यही तो है। डॉक्टर का डेली का काम क्या है? यही सब काम है। तो उसको बोलते हैं क्या? वो अपना ऑपरेशन करके गया। तो वो बोले ऑपरेशन समझ में आता, लेकिन हम भी बोलते हैं ऑपरेशन, बोलते हैं ना? डॉक्टर के लिए तो वो ऑपरेशन है, इसीलिए लिखा रहता है ओटी। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर। वहां मूवी नहीं दिखाई जाती है, वहां कुछ और दिखाया जाता है। कहता है बताओ मेरे अंदर कितने पुर्जे हैं, तो बाहर निकल के तो देख बेटा ये था, एक किडनी में 2-3 स्टोन थे, ठीक है? जो भी है वो ऑपरेशन है। किसका ऑपरेशन है? हमारा या डॉक्टर का?
बट हम भी बोलते हैं। तो ऑपरेशन मतलब जो आप रूटीन एक्टिविटीज करते हैं उसी को ऑपरेशन बोलते हैं, और उसी एक्टिविटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। तो बहुत छोटे से शब्दों में लिख लो, इट मींस डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज, डे टू डे routine activities, routine activities in activities in what? Usual course of business. Good. Usual course of example. बताओ business. Example दो. हाँ, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स लिखो, एग्जाम्पल लिखो, जरूरी होता है समझने के लिए। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लिख दो, एटसेट्रा, ऐसे लगा दो। मतलब थोड़ा सा अपने लिए एग्जाम्पल बना के रखा करो, ठीक है ना। कई बार होता है कि हम केवल एग्जाम्पल पढ़ते, मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल्स वगैरह जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा, जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रहा, जो डेली बेसिस पे हो रहा, वही क्या है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड स्टेप क्या होगा बेटा? एग्जैक्टली। हालांकि अभी थोड़ा सवाल भी करेंगे, थोड़ा मिथ भी ब्रेक करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जो दिमाग में मिथ बैठा रहता है उसको भी दूर करेंगे, और ये मिथ तुम्हारे क्रिएट किए हुए नहीं है, जो अभी तक टीचर्स रहे उन्होंने क्रिएट किए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज इन्वेस्टिंग? एग्जैक्टली, जब हम अपने फंड्स को, जो पैसा आया हमारे पास, उसको हमने क्या किया, कहीं इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, वही, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। तो अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे हम क्या नाम देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से डिनोट करेंगे। लिखिए इसके बारे में छोटा सा लाइन लिखेंगे, इट मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, इट मींस इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज, investment of funds in long term sources, investment in funds in long term sources। एग्जाम्पल बताओ इसके कुछ। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली, देखो कभी भी ना हम जब जिंदगी में इन्वेस्टमेंट देखते तो हमारे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का दिमाग ये था मार्केट में पैसा लगाए, है ना। हमेशा आता ही नहीं आता जब कोई भी लेनदेन में। लेकिन हम यहाँ इन्वेस्टमेंट जब पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ फाइनेंस के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के टर्म्स में नहीं पढ़ रहे। एक्टिविटीज की अगर आप बात कर रहे हो, सर अंतर होता है क्या? हाँ हाँ, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट अलग होता है, अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट अलग होता है। चलो, एग्जैक्टली जब जब हम बात फाइनेंस की करते हैं तो मैंने जो लाइन लिखवाई उसमें कहीं भी मार्केट इन्वेस्टमेंट लिखा है? नहीं सर, उसमें सिंपली लिखा है लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड्स को कहीं भी लगा दो। यानी आप फर्नीचर खरीदे हो वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। अगर आपने बिल्डिंग बनवा लिया वो भी क्या है? कोई भी लॉन्ग टर्म सोर्स क्रिएट करना जिससे आपको अर्निंग जनरेट करनी है। भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये बिल्डिंग कोई बनवा रहा बिजनेस प्रीमाइस के लिए तो क्यों बनवा रहा है? पैसा कमाने के लिए नहीं, बोलो। फर्नीचर दिया बैठने के लिए, किस लिए बनाया है? पैसा कमाने के लिए बनाया है। आप ऑफिस खोलोगे, आप क्या करोगे? केवल अपने ऑफिस में लगाओगे या बाहर विजिटर्स के लिए सोफा लगवाओगे? नहीं लगवाओगे। क्लाइंट आएगा तो कहाँ बैठेगा? जमीन पे बैठा देंगे सर, है ना। तो क्लाइंट क्या करेगा? आपकी सक्सेस को भी जमीन पे ले आएगा, ये उसके पास इतनी ताकत है ना। रखते हैं ना, तो सोफा क्या रखे? क्लाइंट के मजे लेने के लिए रखा है। आएगा तो कंफर्टेबल फील होगा, नहीं आएगा तो क्या करेगा? पैसा देगा, पैसा कमाने के लिए लगा रखा है। ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है, ये फाइनेंस कहता है, बिल्कुल सही कहता है। अकाउंटिंग कहता है भाई हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, हम तो बस अकाउंटिंग फॉर्मेट वाइज करते हैं। हमारे लिए ये सारी चीजें पीपीई है, और जो हमारा जो मार्केट जहां पैसा एक्चुअली लग रखा है मार्केट में, जो डायरेक्ट रिटर्न दे रहा है जैसे डिविडेंड इंटरेस्ट ये दे रहा है, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, ये अकाउंटिंग कहता है। यहाँ हम जो कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, सर पढ़ तो अकाउंटिंग में रहे, हाँ, लेकिन कैश फ्लो में अकाउंटिंग से ज्यादा फाइनेंस के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर रहेगा? बिकॉज यार यहाँ पे हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एग्जांपल लिख लो, सेल एंड परचेज ऑफ पीपी,
नहीं दोस्त, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है? चलो सवाल है तो बढ़िया है, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों होता है? रूटीन एक्टिविटीज में बिजनेस एसेट को यूज कर रहे हो, तो वो एसेट को यूज कर रहे हो रूटीन बेसिस पे, इसलिए चार्ज हो रहा है, ठीक है ना? नहीं बेटा, हाँ लोन्स एंड एडवांस अगर दिया है, एग्जैक्टली तुमने लोन्स एंड एडवांस में थोड़ा टाइम गैप ले लिया ना, लोन्स के बाद एडवांस में थोड़ा टाइम गैप लगा, मैं सोचा लोन्स क्यों आएगा, ठीक है। दो चार एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हो, उसमें फ्रीडम है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और तीसरी एक्टिविटी क्या है मेरे बच्चे, बता दो मुझे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को क्लियर करूंगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलो इसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत और जरूर आएगा एग्जाम में। ये चैप्टर कभी भी किसी एग्जाम से बाहर नहीं हो सकता, ये चैप्टर एग्जाम में डेफिनेटली कवर होगा। तुम्हारा बाकी ये हो सकता है ये स्कोर का क्वेश्चन हो या ना हो, ये जरूर रहेगा एग्जाम में, चाहे कम या ज्यादा मार्क्स का रहेगा। व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? देखो भाई, तुमने पैसा लगाया, कहाँ लगाया? डे टू डे ऑपरेशंस में लगाया, ठीक है ना? और कहाँ लगाया? इन्वेस्टमेंट करके लगाया, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? तो एग्जैक्टली, तो जहां से भी आया, कहीं से भी आया, वो सोर्स अगर है, कहीं से पैसा आया है, याद रखना। डे टू डे ऑपरेशन से पैसा आया नहीं, डे टू डे ऑपरेशन से पैसा आया तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। एग्जांपल दो, डे टू डे ऑपरेशन से भी पैसा आता है। चलो, रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीव, तुम सेल बोल दो सीधा सीधा, अच्छा लगेगा। सेल बोल दो, उसको क्यों छोड़ रहे हो? गुड्स बेच के पैसा कमाया, वो क्या है? ऑपरेटिंग है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर आपने इमेजिन करो, कहीं से और फाइनेंस उठाया, लेट सपोज बोरोइंग किया है, शेयर इश्यू किया है, डिबेंचर इश्यू किया, क्या ये आपके रूटीन एक्टिविटीज में आते हैं? तो आप यहाँ पे केवल एक ही वर्ड लिख देना, सोर्सेज ऑफ फंड्स, तो भी काम चल जाएगा। इट मींस द सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है ना? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या लिख दो? इट मींस सोर्सेज ऑफ फंड्स। सर ये सब बातें आपने जो भी बताई, ये सब हमें बचपन में 11th 12th में पढ़ाई, ठीक है ना? अब वो असली खेल जो 11th 12th में नहीं पढ़ा, ठीक है? ये है आपका एक्टिविटीज, यानी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन एक्टिविटीज में इसको प्रिपेयर और प्रेजेंट करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखोगे स्पेशल पॉइंट्स। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो वो तो जो भी लिख रहे हो सब रिमेंबर वाला है बेटा, वो थोड़ी ना कि यही बस याद रखेंगे बाकी भूल जाते हैं। स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर नहीं, एवरीथिंग नीड टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है ना? चलिए हम बात करते हैं, स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले लिखोगे आप फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। क्या होता है फॉरेन करेंसी कैश फ्लो? बिल्कुल, किसी ने हमें ग्रांट, ये भी सही है। किसी ने मतलब किसने? हाँ तो ये तो बोलना है ना, किसी ने, वो तो मोदी जी भी देते हैं। आईएमएफ से लोन बेटा तुम्हें थोड़ी सा मिलेगा ना। पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा सोच लिया। ये तुम छोटी मोटी बात है, क्योंकि हम सीधा वर्ल्ड बैंक से लोन उठाएंगे। वैसे तुम्हें लोन की जरूरत नहीं बेटा, ब्लैक मनी बहुत है। चलो ध्यान से। सर फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? अदर देन इंडियन करेंसी सारी करेंसी फॉरेन करेंसी है? यस नो जवाब दो मुझे। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास कैश फ्लो होता तो है, लेकिन वो कौन सी करेंसी में होता है? फॉरेन करेंसी में। लाइक समवन फ्रॉम जापान पेड इन व्हाट इज द करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? है ना, तो याद है ना, येन। येन होता है। चाइना, चाइना का युआन होता है ना? बट अब अच्छा ये सब याद रखना ना, ये तो ऐसे याद, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा यूएस का क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? तो पहले वाले का क्या अपना अलग डॉलर, वो भी यूएस डॉलर? हाँ ये बोलना था ना,
क्या बोला देखो, पहले बोला यूएस का क्या होता है डॉलर, मैंने पूछा ऑस्ट्रेलिया, कहता ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो यूएस डॉलर बोलना भूल गया। अच्छा कनाडा का है ना, देखो ये डॉलर वाले बड़े बदमाश होते हैं वैसे मैं बताऊं। व्हाट अबाउट इंग्लैंड, ब्रिटिश पाउंड, गुड, पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं ना। और याद करो यूरो कहाँ का होता है, एग्जैक्टली गुड, अरे क्या बात है भाई, पापा पढ़ाते क्या पार्ट टाइम फाइनेंस, ये कैसे पता तुझे इतना, नहीं हाँ ये है सही नहीं, क्योंकि सीरियसली मतलब बहुत कम बच्चों को पता होता है ईयू यूरोपियन यूनियन की करेंसी अपनी अलग होती है जिसको यूरो बोलते हैं, मतलब इसके लिए ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है, तभी मैंने पूछा। तो ठीक है, अब आपको मान लो आपका कोई कस्टमर बैठा है फॉरेन कंट्री में, आपने उसको सामान बेचा, बेच सकते हैं, बेच ही सकते, क्यों नहीं बेचेंगे भाई, दुनिया में कहीं भी बिके बेचते हैं। वो पेमेंट सामने से कर रहा है अपनी लोकल करेंसी में, चलो मान लो नेपाल से करेंसी, नेपाली रुपीज, वहां से नेपाली रुपीज आया, यूएस में बेचा यूएस डॉलर आया, दीज आर द करेंसी व्हिच आर कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। अब हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब जाओगे, देखो ध्यान से, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, आप दुनिया की किसी भी करेंसी को लेकर आओ, मैं नहीं मानता, AS11 है हमारे पास, AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, वो कहता है तुरंत क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, एक्सचेंज करोगे। AS11 का नाम है बेटा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है, बट समझो ध्यान से क्या बोलता है वो, कि करेंसी को एक्सचेंज करोगे, लेकिन प्रॉब्लम होता है पता है क्या, जब आपने लिया था ना वो, उस टाइम रेट क्या होगा, अलग होगा, है ना। सोचो अगर किसी के पास 10 साल पहले कोई $100 लेके जेब में घूम रहा था, ये लेके घूम रहा था, दुनिया को दिखाता मैं तो डॉलर में ट्रेड करता हूँ, $100 लिया था, कब, 10 साल पहले, ठीक है, तब तो दुखी था, क्यों, रेट कम था, 10 साल बाद अभी आ गया 80 के आसपास, कहता मेरा पैसा बढ़ गया, अब देखो वही $100, मान लो जब इसने लिया था 10 साल पहले तब 50 रुपए, एक डॉलर की कीमत क्या थी, 50 रुपए, तो इसके पास कितना था बेटा, 5,000 रुपए, वही डॉलर कितने का हो गया आज, 80 रुपए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पता नहीं मार्केट देखने थोड़ी जा रहा हूँ मैं, कितना हो गया, 8,000 रुपए। अब आप मुझे बताओ उसके पास 3,000 आ गए नहीं आए, है नहीं आए, आए कि नहीं आए, पहले ये बताओ, नहीं अभी तो $100 लेके घूम रहा, बेचा थोड़ी ना, कन्वर्जन नहीं किया है, प्रॉब्लम को समझो यहाँ पे, प्रॉब्लम को समझो, अगर फ्लक्चुएशन इन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है तो विल इट अमाउंट टू कैश और कैश इक्विवेलेंट और नॉट, यही मैटर है इस पर्टिकुलर एएस में, इस टॉपिक को ले आने का, भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, पैसा उतना ही है, बदल नहीं रहा, कल को कम भी हो जाएगा, यानी जो तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ है, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो हुआ है, उसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है, तो फ्लक्चुएशन से जो लॉस या गेन होता है उसका क्या करना है यहाँ पे कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से कौन डील करेगा, AS11, कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से क्या करना वो आपको जानना है। देखो देखो, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज में, ये मॉड्यूल में बहुत कम चांसेस एकदम इलैबोरेटेड फॉर्म में मिले, इसलिए नोट्स लिखना जरूरी है। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज means transactions in transactions in transactions in what, foreign currency, foreign currencies, and in that situation, and in that situation, in that situation, the organization, the organization goes for, the organization goes for conversion of foreign currency into reporting currency, foreign currency into रिपोर्टिंग करेंसी, ब्रैकेट में लिख लेना, हमारे देश के लिए क्या है रिपोर्टिंग करेंसी, INR, INR इन केस ऑफ इंडिया, INR इन केस ऑफ इंडिया, ब्रैकेट क्लोज, इन विच, अब मुद्दे की बात करते हैं, तो मैंने फॉरेन करेंसी बताया, इन विच
there may be exchange gain or exchange loss. There may be exchange gain or exchange loss. और आगे जो लाइन लिखवाऊंगा वो हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कैश फ्लो के लिए इतना ही मैटर है। अभी तक जो लिखा आपने S11 का मैटर था कि जो आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस हो सकता है, वो मैटर नहीं है कैश फ्लो का। कैश फ्लो का मैटर बस आखिरी लाइन है जो आपको लिखना है। द फ्लक्चुएशन in foreign currency will not result in cash flow to the entity. Will not result in cash flow to the entity. डन है? समझ आया नहीं आया? पक्का है? यहां तक देख लो। ये सब भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे। जो है ये आपकी क्या बोलते हैं उसको, एएस वाले क्वेश्चन है वो यही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक ये तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आ गया, फॉरेन करेंसी वाला नीचे होगा। चलो खोजने कौन जाए, चलो छोड़ो, अभी आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हेडिंग दे दो बेटा। कुछ नहीं, कैश फ्लो में इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। कैश फ्लो इसको हम एक तरह से नॉन कैश की तरह डील करते हैं, बोला ना, नॉट कैश फ्लो। अब आप समझो ना यार, जेब में तो उतना ही है ना, बढ़ थोड़ी ना रहा है। बेचोगे तो तुम तो खुद कह रहे हो तुम्हारे जेब में कैश है इतना, तो तुम ऑलरेडी अकाउंटिंग करे बैठे होगे और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया होगा। समझ गए? तो जो चीज हो वो तो ऑलरेडी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर तुम उसको चेंज करवा के तुम कैश में रिकॉर्ड कर दोगे तो मतलब आपने एक्चुअली क्या है ना, बेचोगे क्या करोगे, देखो क्या है मैं बता, जब तुमने अकाउंटिंग करी होगी ना बेटा, तो ऑलरेडी तुमने लिखा भी अभी यार कि अकाउंटिंग में तुम किस में अकाउंटिंग करे होगे, रुपीज में ही, ठीक है ना। तो ऑलरेडी तुम्हारा रिकॉर्डेड है उसमें। अब उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो रही तो एक्चुअली थोड़ी ना हो रही है कम या ज्यादा, तुम्हारे पास से कैश का फ्लो थोड़ी ना हो रहा है। तुम्हारे पास $1000 थे, तुमने अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके बुक्स में लिख दिया। अब वो $1000 चाहे 10,000 के हो जाए, चाहे 5,000 के हो जाए, चाहे 50,000 के हो जाए, है तो तुम्हारे पास $1000 वही पड़े और तुम्हारे पास रिकॉर्डेड है। एक्चुअल फ्लो ऑफ कैश हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अब उसका कहना अगर सच में बेच दे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो जाएगा और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। ठीक है, पक्का। हमने रिकॉर्ड करा 50,000, हमने बेचा 80,000, वो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, वो एक्सचेंज गेन हो जाएगा, वो तो पीएनएल में जाएगा, वो ठीक है 30,000 का। AS11 के लिए छोड़ दे मेरे भाई। ये जो तुम मैटर पूछ रहे ना, दैट इज AS11। उसका कहना है कि 50,000 की चीज को 30,000 में हो गया, 30,000 से प्लस हो गया, यानी 80,000 में हो गया मान लो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन होता है। ठीक है, AS11 का पहला ही टॉपिक है, वो करेंगे, उसकी टेंशन छोड़ो। अभी तक क्या याद रखना है, अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो एक्सचेंज गेन हो या एक्सचेंज लॉस हो, हमारे लिए वो नॉन कैश माना जाएगा, यानी कैश फ्लो में उसकी कोई जगह नहीं है। क्लियर रहेगा? दिमाग में बैठा लो, केस स्टडी आएगा तो रो देंगे बच्चे, क्योंकि कई बार ये जो अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कैश तो बढ़ रहा है, सोचो ना क्यों नहीं लग रहा है। लेमैन से पूछो कि भाई मेरे पास $100 था जो ₹50 के रेट से 5,000 का था, अब वही डॉलर ₹80 के रेट से 8,000 का हो गया, तो बताओ मेरे पास कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो क्या जवाब देगा? बढ़ा। लेकिन तुम मुझे बताओ क्या एक्चुअल फ्लो ऑफ कैश हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखो। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन चुके हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और एग्जाम में हर क्वेश्चन में इसको इनपुट की तरीके से दिया जाएगा, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हेडिंग 2, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हाँ, स्पेशल पॉइंट्स में चल रहा है बेटा। इंटरेस्ट एंड, सर बताओगे? ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, वैसे तो मैं बता देता हूँ पहले। 2 कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशंस मानते हैं, एक है नॉन फाइनेंशियल यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन, और एक बोलते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन?
बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें कोई भी कवर हो जाए, एनबीएफसी हो जाए या जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जैसे कई बार हाँ मतलब जो लोन देने लेने का काम काम करे या जिनका काम ही है मनी में डील करना, ठीक है ना भाई। चले तो एक बात बताओ, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो किस पे करेंगे? एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे कर रहा है, किस पे करेगा? लोन पे, लोन या बोरोइंग या डिबेंचर्स कह लो, है ना, डिबेंचर्स पे। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि यहां तक मैं पढ़ाते हुए आया हूं, मैं भी ये भी चेक करूंगा कि आपको अभी तक की चीजें याद हुई कि नहीं हुई। आप मुझे बताओ, जो डिबेंचर था वो आपने तीन में से कौन सी एक्टिविटीज में रखा था? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। एवरीवन इज गोइंग विद दैट? पक्का? किसी का कोई डिफरेंट व्यू? होना ही नहीं था। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अगर मैंने डिबेंचर को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रखा है तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जा रहा है वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? पक्का? वो डिपेंड करता है। नहीं, मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने डिबेंचर को फाइनेंसिंग में रखा है, मेरा जो लोन है, डिबेंचर है या जो भी है वो कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मैं एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, तो मैं अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड, डिविडेंड साइड कर दूं थोड़ी देर के लिए ना, इंटरेस्ट अगर पे कर रहा हूं तो कहां ले जाऊंगा ये बताओ? फाइनेंसिंग में। मेरा काम है क्या? लोन देना लेना? नहीं, मैंने लोन मजबूरी में ले रखा है बिजनेस में यूज करने के लिए। मैं एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, समझो, मैं एक टीचर हूँ, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरे को लोन की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, अब समझना क्या, ये तो मैं हूं ही, ठीक है ना, लग भी रहा होगा, ठीक है, पढ़ रहे हो तो समझो। तो मुझे लोन की, क्या मेरा काम है लोन लेना? काम तो नहीं है ऐसा, लेकिन मजबूरी में ले सकते हैं ना। लोन देना मेरा काम है क्या? नहीं, वो भी मजबूरी में कई बार होता है, कोई आ गया जरूरत पड़ी तो लोन दे दिया। अब मान लो यही आगे कहता सर मुझे 50 रुपए उधार चाहिए ये ले भाई, कोई बात नहीं, है ना, मांगना मत, दूंगा नहीं, ठीक है मुद्दा समझो यार, ये मेरा रूटीन वर्क नहीं है, तो क्या ये मेरे लिए नॉर्मल एक्टिविटी है लोन देना लेना? नहीं, ये फाइनेंसिंग में चला गया। और अगर उस पर जाने वाला इंटरेस्ट तो भी कहां जाएगा बच्चा? फाइनेंसिंग में। क्लियर है यहां तक? चलो, ये है बैंक मैनेजर, है ना, ये डेली का काम है इसको क्या? लोन बांटना। इसका तो काम ही है लोन बांटना और इंटरेस्ट कमाना। अब मुझे बताओ इनके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट पेड टू बी एक्सपेंस, पक्का रहेगा ना। सो द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब पता है क्यों बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग या नॉन कैश। तो आपको वहां पे क्लासिफिकेशन में या आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। सर इतना आसान चीज हम भूलेंगे थोड़ी ना, बेटा अभी दिखाता हूँ कैसे भूलते हैं और गलत कैसे करते बेसिक चीजों में, ठीक है ना। आपने हेडिंग दे दी कॉपी पे, क्या? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, पक्का ना। अब उसमें सब हेडिंग बनाओ। पहला सब हेडिंग, मजा आएगा, मजा आएगा। पहला सब हेडिंग है इंटरेस्ट पेड, ये आसान होगा, ये सबसे आसान है क्योंकि तुमने बचपन से रट्टा मारा है। इंटरेस्ट पेड, पहला हेडिंग क्या दे दिया? इंटरेस्ट पेड। इसमें पॉइंट ध्यान से देखना, जनरली इसमें दो पॉइंट होंगे। जनरली, जनरली मतलब एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जनरली भी कहा जाएगा कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इन केस ऑफ, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये तो हम बचपन से, इसमें गलत तो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो बचपन से याद करते आए। चले सर, तो आएगा ना अभी। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा क्या आएगा? अभी इसको देख लो ना, डिविडेंड पे। सर चलो एक बात बताओ, एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली अगर वर्ड लिखूंगा तो याद रखना जनरली ये कहां जाएगा? ये भी फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर्स पे देते हैं ना, और शेयर कैपिटल कहाँ होता है हमारा? फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताओ। चलो
अब समझ में आया गलती कहाँ होती है। देखो डिविडेंड को जरूरी छोड़ो, तुम नॉर्मली कॉमन सेंस पे जाओ, अपने आप जवाब मिल जाएगा। तुम मुझे बताओ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड किसको देगा? शेयर होल्डर से उसने क्या लिया है? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। याद रख लो, ये यहाँ एक्सेप्शन में नहीं है। तो हम क्या होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों को एक जैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि हम जल्दी मानते हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग है तो वहां ऑपरेटिंग हो जाएगा। नहीं, वो केवल इंटरेस्ट ही है जो ये बिगड़ चुका है, लेवल बदल लेता है जाके। डिविडेंड कहता है मेरा तो एकदम फिक्स है भाई, मैं क्या हूँ, फाइनेंसिंग। अब समझ में आया? अब सोचो कितनी छोटी सी गलती अगर इसकी वजह से नंबर कट जाए तो कितना बुरा लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके रोगे, 2 नंबर चले गए, ऐसे ही चले गए। सोचो, ये करते हैं बच्चे, इनफैक्ट करा है तब बता रहा हूं, ठीक है ना। ये है डिविडेंड पेड। अब पेड वाला हो गया, उसी में आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड सर, जनरली रिसीव किस पे होगा बताओगे मुझे? एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आप कहीं भी इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाते हो, जनरली किस पे कमाते हो? इन्वेस्टमेंट पे। तो जनरली दिस इज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जनरली की बात करोगे तो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन केस ऑफ एफआईज बताओ। हाँ, क्योंकि बैंक का डेली का काम है इंटरेस्ट खाना, हाँ या ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस नो जवाब दो। यहां लिख लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड, ये देखो दोनों सब में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी। तुम किसी भी केस में अगर डिविडेंड देते हो तो अपने शेयर होल्डर को ही दोगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है मेरे बच्चे तुम्हें। तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो शेयर कैपिटल है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट पे आऊंगा मैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या आऊंगा? डिविडेंड पेड, सॉरी रिसीव्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे गलती हो गई यार। ठीक है, इससे साबित होता है ना बीच बीच में कि हम भी इंसानों जैसे, मतलब बच्चे जैसे गलती करते हैं। जनरली बता दो, ऐसे तो जनरली वाला ये क्लियर है, ये तो कोई पंगा ही नहीं। जनरल, अच्छा जनरली वाला तो सर हमने इतना रट लिया कि हमें भूलना ही नहीं है। क्या होगा ये? रिसीव हुआ है, डिविडेंड मिलता है ना, इन्वेस्टमेंट करने पे मिलता है। पेड हम शेयर पे करते हैं, रिसीव किस पे करते हैं? इन्वेस्टमेंट पे। तो किधर को जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर यहां बता दो, अब सब बड़े दिल थाम के बैठे होंगे, क्या बोले, सोच समझ के बोलेंगे, इस बार गलत नहीं करेंगे, कसम है हमें माहिष्मति की। कहा जाएगा? हाँ, क्योंकि ये डेली का काम है इनका। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेली का काम है इन्वेस्ट करना, सेल करना, बेचना। हाँ हाँ बोलो। हाँ, ये ट्रेड करते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। स्टॉक ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई देखो, कोई भी ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा, अदरवाइज हम जनरली क्या मानेंगे? ये ऑपरेटिंग है इनके लिए, ये याद रखना है। गलत तो यही होता ना मेरे बच्चे, वरना क्या होता, मैं इतना मेहनत कराता तुम्हें। चल देखो, मानते हैं जनरली हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में केवल बैंक्स को कवर नहीं कर रहे, आप समझो इस चीज को। आप अपनी थिंकिंग को लिमिट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एवरी काइंड ऑफ एंटिटी विच डील्स इन बोरोइंग और लेंडिंग। वो भी है, वो भी तो है, उसके लिए तो ऑपरेटिंग हुआ नहीं हुआ। भाई एक बात बताओ, जो स्टॉक ब्रोकर का एग्जांपल लो, क्या है काम? वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है। जो भी लोन वोन प्रोवाइड करते हैं, ये सब जनरली खरीदते बेचते रहते हैं यार, इनका काम चलता है, ऑपरेटिंग होता है। इनफैक्ट एक्सेप्शनली अगर कुछ अलग होगा तो क्वेश्चन क्लियर कट मेंशन करके देगा, वरना जनरली डिविडेंड पेड कहां जाएगा, डिविडेंड रिसीव कहां जाएगा? ऑपरेटिंग, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो। रूटीन बेसिस पे काम इनका इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, चले यहां तक। तो दोस्त देखो, एक छोटा सा पॉइंट था जो बचपन से करते आए हैं, लेकिन याद रखना इसके ऊपर कैच होता है चीजें, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक और अच्छा और आसान पॉइंट जो आपका शायद
अभी नेक्स्ट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेज ऑन इनकम। ठीक है, शायद इसके बाद टैक्स की क्लास भी है ना। तो और टैक्स थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होगा, अभी 2-4 क्लास हुई होंगी तो थोड़ा बहुत तो आ गया होगा दिमाग में। ठीक है ना, कुछ नहीं तो इतना तो पता चल गया होगा कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, कितने होते हैं? 5 ही होते, 5 होते। ज्यादा पढ़ लिया तुम लोगों ने यार। कोई नहीं बच्चे, चले सुनो, कोई बात नहीं यार। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेज ऑन इनकम, ये सारे पॉइंट्स क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन करने जाओगे ना तो उस टाइम तुम्हें याद बात नहीं आएगा, तो यही पॉइंट्स तुम्हारे लिए इनपुट का काम करेंगे। क्योंकि अभी ये पहली क्लास है तो पहले इसका फ्रेमवर्क तैयार कर लो। फ्रेमवर्क सेट होने के बाद तुम्हारे क्वेश्चंस आराम से तैयार हो जाएंगे। अब क्या होता है ना कि हम आते हैं क्लास में 10 मिनट प्रवचन सुनाए, फिर अंधाधुंध क्वेश्चन शुरू कर दे, क्योंकि एमसीक्यू ही पेपर में नहीं आने वाला ना कि अंधाधुंध क्वेश्चन शुरू कर दो बस एमसीक्यू की तैयारी करवा दो, नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए हमारी थिंकिंग हाई लेवल की होनी चाहिए। और थिंकिंग डेवलप होती है बेटा कंसेप्ट पढ़ के, क्वेश्चन करके थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो जब भी नोट्स बनाना है, नोट्स में कोई कंजूसी नहीं करना, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेज ऑन इनकम, कौन सा टैक्स लगता है इनकम पे? इनकम टैक्स। सर हमारे देश में नाम ही इनकम टैक्स दे दिया, ठीक है ना। बताओगे इसका नेचर क्या होगा? अरे इसका इसका इस नालायक का नेचर क्या होगा बताओ मुझे। इनकम टैक्स बताओ, ऑप्शन देता हूं ना। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। बताओ क्या है? वही वाला जुगाड़ जो हम लोग बचपन में सब लोग करते थे स्कूल में, जो जो सबसे लंबा निकला। अच्छा अच्छा, सही है। देखो बताओ क्या, मैं भी स्कूल में था, कई बार होता था एमसीक्यू नहीं आ रहा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब स्कूल में कहाँ नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो अपने को ये लगता था ना, अपनी सोच बता रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल सोच होती है ना, थॉट होती है ना हर बच्चे की, वैसे मेरी भी स्कूल टाइम पे क्या थॉट होती कि यार देखो ये ऑप्शन इतना ज्यादा लिखा है, तो कोई भी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि गलत ऑप्शन के लिए इतना ज्यादा मेहनत करके आएगा। ये मेरी सोच थी, एंड मैक्सिमम टाइम सही होता था। क्योंकि हम भी देखो, अगर ये गलत ऑप्शन होता एनी ऑफ द अबव, तो मैं क्या लिखता? एनी ऑफ द अबव लिख के छोड़ देता। आगे मैंने क्या लिखा? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब ये लिखने का मतलब क्या है? ऑप्शन सही है तभी तो लिख रहा हूं। तो ये मेरा बचपन से थॉट प्रोसेस रहा है, जो मैक्सिमम केसेस में क्या रहा है, सही रहा है, सही जा रहा है। सर बताओगे ऐसा क्या? ऑपरेटिंग तो हम जनरली पढ़ के आते हैं, इनकम टैक्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। लेकिन सर दूसरी एक्टिविटीज यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या है बताओ? अब बोल तो दिया, अब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। टैक्स पेड शायद, टैक्स पेड ही होता है मैडम। एक मिनट पहले इसका जवाब दे तू पहले मेरे को। टैक्स मैडम केवल हम पे कर सकते हैं, टैक्स हमारी इनकम कभी नहीं हो सकती। वो भी है, पेड ही है, पेड ही है। अपने पास तो टैक्सेशन का बस एक ही काम है, बस यही बात तो अफसोस है, टैक्स हम कमा नहीं सकते, पे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे बताओ बस, चलो कितने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हो बताओ? 5 हेड्स ऑफ इनकम, कौन कौन से? जिनको जिनको नहीं याद तो वो कहते कोई नहीं, तुम लोग बोल लो, बाद में हम बात करेंगे। चलो अभी तो आप पढ़ोगे आगे, अगर आप पढ़ लिए होते ना तो शायद मैं सवाल को थोड़ा स्ट्रिक्ट करके आपसे पूछता। लेकिन अभी आप इनिशियल फेज में हो, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा टैक्सेशन में इतना। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इनकम टैक्स में जो जनरली हमारा जो टैक्सेशन होता है ना बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, वो पीजीबीपी हेड में आता है, ठीक है ना। जनरली मतलब अगर आप बात करो कैश फ्लो बिजनेस एंटिटी बनाएगी, ठीक है ना।
कैश फ्लो कौन बनाएगा? बिजनेस एंटिटी बनाएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब क्या होता है, पॉइंट क्या है, अच्छा अभी मैं एक साथ के साथ ये भी बताऊंगा कौन कौन सी एंटिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाती है। इसको अगर एकदम याद करना है तो मैंने अभी एक दो दिन पहले अभी एक वीडियो विद मीम्स शेयर करी थी, वो आप देख सकते हो। हाँ वो आप देख सकते हो, परमानेंटली याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ वो तुम अपने ग्रुप में भेज देना, फॉरवर्ड कर लेना, वो जो मीम वाला वीडियो था, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ अपने ग्रुप्स में वो वीडियो फॉरवर्ड कर लेना, ठीक? जो भी होगा, फाउंडेशन वाउंडेशन का ग्रुप नहीं है हमारे, जब भी तब जब तक नहीं हट रहा तब तक काम यूज कर लो ना, मैसेज सर्कुलेट करने के लिए। उसमें बस याद रख लेना क्या करना है, कैश फ्लो अभी मैं इस क्लास में चला के देखूंगा, अभी इस पे तो नहीं, फोन पे दिखाऊंगा, अभी चलाऊंगा, फोन पे चला के दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना इसको, क्योंकि थोड़ा डेकोरम रहना चाहिए यार, मतलब ठीक है टाइम पास थोड़ा बहुत चलता है इतना, फिर उसके लिए फिर टाइम लगेगा। चलो फिलहाल इस पे आते हैं सर। देखो टैक्सेशन में ना एक टैक्स होता है आपका कैपिटल गेन टैक्स, आपको पता है फोर्थ हेड यही आपने पढ़ा, ठीक है सर। कैपिटल गेन टैक्सेस किस पे लगते हैं? कैपिटल नेचर एसेट के ट्रांसफर। और जब आप बात करोगे ना उसमें आप पढ़ोगे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वहां शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम, उसके ऊपर गया तो वो वहां पे होता है 36 महीने, और ऐसे होता है टर्मिनोलॉजी। यानी जब हम कैपिटल गेन टैक्स पढ़ते हैं तो बेसिकली व्हाई देयर इज कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज़ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म एसेट, और लॉन्ग टर्म एसेट के सेल पे अगर टैक्स दे रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट के सेल को कहां इंक्लूड करोगे, कौन सी एक्टिविटी में? लॉन्ग टर्म एसेट को कहां इंक्लूड करोगे? इन्वेस्टिंग में। उसके सेल से होने वाले रेवेन्यू को कहां इंक्लूड करोगे? तो उस पे लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स को कहां इंक्लूड करोगे? पक्का ना। तो ये एक एक्सेप्शनल है, तो आपको नोट्स में जो लिखना है, ये इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं बता रहा हूं इतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं ऐसे, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं, आपको क्या लिखना वो लिख लो। जनरली जनरली लिखो, जनरली ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स लिख लो। जनरली इट विल बी ट्रीटेड इन एज, लिख लो treated as operating activities unless 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 what classified as unless classified as investing or financing। यानी आपको इनकम टैक्स दिख रहा है तो कहां ले जाओगे? ऑपरेटिंग, ठीक है ना। अगर कुछ अलग तरीके का होगा तो वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल गेन टैक्स बोलता है किधर ले जाएंगे? इन्वेस्टिंग में। वैसे तो अब खत्म हो गया, पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता था, वो कहाँ जाएगा? डिविडेंड टैक्स, सोचो ना कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। गुड, तो ये काफी हद तक क्लियर होते हैं, ठीक है। चले नोट्स पर्सपेक्टिव से अगर केवल थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट में, कंसेप्चुअल कंटेक्स्ट में बात करूं तो लास्ट है अब, देखो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, यही टैक्स को बोल देते हैं हम, इनकम टैक्स कंपनी के ऊपर चला। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, ये लिखो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अच्छा एक बात और देख लो, ये तुम्हारे सब टॉपिक पढ़ने हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, ये होल्डिंग सब्सिडियरी पढ़ना है AS 21 में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इन्वेस्टर और सब एसोसिएट का पढ़ना है 23 में, जॉइंट वेंचर पढ़ना है 27 में, ये सब आपको आगे पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे कहता है इनके इन्वेस्टमेंट जो आपने इसमें किए, किसी को सब्सिडियरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम उसके 50% से ज्यादा शेयर्स तो खरीदने ही है हमें, आया ना। 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। एसोसिएट बनाने के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखना तो 20% से ज्यादा और 50% से कम, 50% तक कह सकते हो, ठीक है।
और ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेशन में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कभी भी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो कौन सी एक्टिविटीज में जाना चाहिए आप बताओ? इन्वेस्टिंग। तो क्लियर है, नाम से क्लियर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन वेरेवर, कहीं भी किया वो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लिख लो, लिख लो, will always be treated as, will always be treated as investing activities. Done. Investing activities. Done है यहाँ तक? तो देखो, जो डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स बनाने थे, जो आपको एकदम से याद रहना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। अब इसके बाद जो नोट्स है वो एएस पर्सपेक्टिव से है। अब इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस के जानने के लिए हमें मेथड्स वगैरह पे बात करनी रहेगी, तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पे आते हैं। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी हैं। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली थोड़ा बुक के स्टैंडर्ड पे लिखा जाएगा, अब आपके नोट्स थोड़े से समराइज फॉर्म में होंगे। Cash flow statement is an additional information provided to the users of the account in form of a statement which reflects various sources from where cash was generated, inflow of cash और cash flow outflow हो जाएगा, ठीक है ना? बोलो। तो जिसको मैंने समरी फॉर्म में क्या लिखा है, स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही पूरा यहाँ पे पॉइंट है। क्लियर? विद एग्जांपल समझा। ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो, आप बताओ फायदे क्या हैं, फायदे क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के? ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट्स क्या होगा सर? एबिलिटी टू जनरेट कैश इन कैश इक्विवेलेंट। चलो मैं एक नॉर्मल फायदा दिखाता हूँ, नॉर्मल फायदा समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? मानकर चलो कि आपके बिजनेस में इस बार 100 करोड़ का सेल हुआ है, कितने का? पिछले साल केवल 50 था, इस साल 100 करोड़ का सेल हुआ है। अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, डबल कर लिया सेल एक साल के अंदर। लेकिन जब मैंने आपसे बोला भाई सेल बहुत ज्यादा हुई, चल पार्टी करते हैं, आप कहते यार पैसे नहीं है। मैंने पूछा क्या हो गया, कह रहा यार बात है मत करो, जहर खाने के पैसे नहीं है, सारा कुछ उधार बेच के बैठा और पैसे मांग रहा तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। मतलब समझ रहे हो कि आपका जो पीएनएल अकाउंट है वो प्रॉफिट दिखा रहा है, दबा के प्रॉफिट है। 100 करोड़ के सेल पे मान लो 80 करोड़ का प्रॉफिट है, या 50 करोड़ लगा लो प्रॉफिट है, इतना सारा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन आपके जेब में 100 रुपए नहीं है। बुरा हाल है, अच्छा हाल है। ये सिचुएशन कैश फ्लो अगर नहीं बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास फ्लो ऑफ कैश कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, कितना क्या चीज है। देखो कैश फ्लो, एक टर्म होता है कैश बजट। कैश बजट सुना है? बजट तो सुना है ना? तो कैश बजट बना लो। ये जो कैश फ्लो बना रहे हो और कैश बजट बना रहे हो, दोनों लगभग एक जैसी चीजें। सुनो मेरी बात एकदम आराम से समझो, कैश फ्लो हो या कैश बजट हो, दोनों लगभग क्या है, एक जैसी चीज है। अंतर क्या होगा सर? कैश बजट जो होगा हम प्रोजेक्शन बेस पे बनाते हैं, क्या होने वाला है, कितना कैश आने वाला, कितना। और कैश फ्लो क्या होता है, जो हो चुका है, हो चुका है, उसके बाद हम उसके कैश फ्लो को देख रहे हैं। एंड आई होप यू आर ओके विद दैट। पक्का? यहां तक क्लियर है? सोच लो। तो अब ऑब्वियसली हमारा इससे क्या होता है, कैश का भी हमें आइडिया लग जाता है कि कैश कितना रहना चाहिए या कितना है। टाइमिंग, नेचर एंड सर्टेनिटी ऑफ जनरेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लो को बेस लेके हम अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में हम कैश बजट बनाने में भी हेल्प ले सकते हैं। चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, वो भी पता चल जाता है कि कितना कैश की वजह से चेंज हुआ। तो कुछ फायदे हैं। स्कोप की बात करोगे, ये स्कोप यानी कौन नहीं बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। हालांकि देखो एवरी एंटिटी शुड प्रिपेयर, देखो ध्यान से, कंपल्शन नहीं है, क्या वो लिखा है वर्ड, एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फायदे हैं इसके ना, तो बना लो, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी कहां है, देखो, the standard is applicable to level 1 entities and companies other than मतलब क्या है, इनके अलावा कौन, स्मॉल मीडियम कंपनीज। अब इसके लिए कहां जाना है, रेफर टू चैप्टर 1। नहीं अभी फिलहाल चैप्टर 1 यानी लेवल 1 पे नहीं जा रहा है, फिलहाल मैं आपको वो बता देता हूं कौन कौन है, ठीक है।
चला देता हूं। ये देखिए, ये एक्सेप्शन है। अकेला मतलब कौन? चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट। मतलब गुड। अभी आगे बढ़ने दो। कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी। जिंदा तो है लेकिन ये कौन है यार? स्टार्टअप्स वगैरह की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ठीक है, वो अलग बात है, ये याद रखने के लिए है ना। स्टार्टअप आइडिया है, कॉपी मत करना। सो दैट वाज द थिंग। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल समझो, कौन कौन नहीं कर सकता? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट, स्टार्टअप्स। देखो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही था। हालांकि अब चैप्टर 1 में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं है, और उसमें बहुत से कई ऐसे स्टैंडर्ड्स है, AS3 ही नहीं है, और भी कई ऐसे स्टैंडर्ड्स है जिनको नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं फॉलो करें तो भी चलेगा, केवल बड़े या लेवल 1 या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बनाया गया है। सो दैट वाज अ थिंग कि मैंने तुम्हें ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे डेफिनेशंस, कैश की डेफिनेशन पढ़ ली हमने। कैश इन हैंड, कैश, अच्छा कैश इन बैंक को ये डिमांड डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कैश इक्विवेलेंट, ये भी मैंने बताया, शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, और ये मैच्योरिटी के लिए 3 महीना। ये 3 महीना कहाँ लिया? देखो 3 महीना AS3 में नहीं दिया है, इंड AS3 के हिसाब से अजम्पशन लेते हैं हम 3 महीने का। AS3 नहीं, इंड AS3 के हिसाब से अजम्पशन, इंड AS3 बोल रहा हूँ, सॉरी, इंड AS नंबर आई एम मिसिंग। चलो कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंड AS3 नहीं है, नंबर कुछ अलग है, आई एम मिसिंग जस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक और चीज में कंफ्यूजन हो रही है, तो छोड़ दो, कोई नहीं, हमारे सिलेबस में इंड AS नहीं है। ठीक है, अजम्पशन लेते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। सर अगर 4-5 महीने हो तो, if question is saying कि 4-5 महीने वाले को भी लिक्विड सिक्योरिटी बोल रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, वो होगा। चलिए, कंसेप्ट कैप्सूल नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? whether investment in equity share is treated as cash equivalent, बताओ मुझे। नहीं होगा, क्यों, कहां जाएगा ये? बहुत अच्छे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। क्या बदमाश बच्चे हैं। सच में स्टार्टअप आइडिया में खो गए क्या तुम लोग? वैसे आइडिया बुरा नहीं था बेचारे का, है ना। हाँ, ऑमलेट का बादशाह। चलिए आइए, ठीक है ना अभी? ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन अभी पूछा, अभी तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं, इतना पढ़ाने के बाद दिक्कत यही होती है कि हम ओवर थिंकिंग की वजह से छोटी छोटी चीजों को स्किप करते हैं। और ये एएस आपकी बहुत अच्छे से परीक्षा लेने वाला है, मैं भी लूंगा परीक्षा, मतलब टेस्ट कराऊंगा, जस्ट खत्म होने दो। इस मंथ एंड में आपके टेस्ट होंगे अकाउंट्स के, ग्रुप 2 के टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली मिड में होते हैं, तो ग्रुप 1 का टेस्ट तो एंड में होगा। ये सब मैंने आपको बताया है, इस पे फॉर्मेट पे भी नहीं आऊंगा। ये देखो कुछ एग्जांपल के साथ मैंने तुम्हें बता दिया है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होते हैं। अब इसको देख लेना घर पे, बुक आप सबके पास होनी चाहिए। हाउ डज द प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के फायदे बताने, वो आप देख लेना। क्या कंसेप्ट कैप्सूल नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, ये सब आपको मैंने डिस्कस किया। Ravi Limited holds shares and debentures of other entities for, how do you classify the transaction for the purpose of sale of these securities in CFS? CFS वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ केवल क्या, शॉर्टकट, टाइम बचाने के लिए, वरना यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है, याद रखना। क्या होगा? आपको सबको पता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
आइए सर, हेड क्या लिखा है? अंजू बैंक लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ऑब्वियसली बैंक की बात कर रहा तो क्या है ये? हाउ शुड इट डील विद द फॉलोइंग इन कैश फ्लो, बताओ। कुछ याद आया? ये नोट्स में है तुम्हारे, देख लो। पहला वाला, दूसरा वाला ऑपरेटिंग, तीसरा वाला देखा? अच्छा मैंने क्या बोला था टॉपिक पढ़ाने से पहले, क्या बोला था कि भले मैं बताऊं मैं भूलोगे तुम लोग। ये है, ये तुम्हारे लिए ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। नोट्स देखो और फिर से जवाब दो, फिर से देखो सब लोग, नोट्स देखो अभी बनाया। फिर से पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला फाइनेंसिंग। तो यार देखो ना, याद कैसे करेंगे? तुम क्यों टेंशन लेते हो? जब मैं बैठा हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल याद रखना, इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में आता है तो केवल डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है, बाकी सब ऑपरेटिंग। अरे नेताओं वाला भाषण नहीं लग रहा है? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। चलो ऐसे याद रखना, ठीक है भाई। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, देखो सब कहां ले गया। और इनरेस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस डिविडेंड पेड क्या होता है, ठीक है ना? याद रहेगा पक्का, कभी भी भूलना। जहां तुम, अब तुम क्या कर रहे हो देखो, अगर तुम थोड़ा सा भी अगर आईक्यू यूज करो क्लास में, तो जो बुक है ना, उसमें क्वेश्चन कौन सा है, क्या कंसेप्ट कैप्सूल नंबर, नोट्स तुमने बनाया, नोट्स लिखा कॉपी पे, कॉपी के नोट्स के आगे लिख लो ना कंसेप्ट कैप्सूल नंबर 3, वहां से रेफर करने के लिए हो जाएगा। जब नोट्स पढ़ोगे तो हाँ इजी हो जाएगा, ठीक है ना? बुक तो मिलेगी मिलेगी, कंसेप्ट कैप्सूल नंबर 3 इसके एग्जांपल के रूप में आ जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा इजी। ठीक है दोस्त, 4 पे आइए, 4 हर्षा लिमिटेड, हर्ष नहीं है भाई, ध्यान देना। ड्यूरिंग द ईयर हर्षा लिमिटेड acquired 60% इक्विटी इन वाई लिमिटेड। ये सब क्वेश्चन केस स्टडी जैसे आते रहते हैं बेटा। कितने में? 60% इक्विटी 50 करोड़ में एक्वायर किया। इट सोल्ड 53% शेयर्स इन जेड लिमिटेड फॉर the accountant of the company wants to net off the transaction and disclose rupees 10 crore। देखो 50 ये 40 ये कहता 10 करोड़ को दिखाना चाहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आप बताओ क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे इस नालायक को? जवाब दोगे? नहीं नहीं, एक्टिविटीज की बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में गेम है। नहीं वो किसी और का था, वो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जेड में था और ये वाई में था। अलग अलग दिखना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग अलग ही लिखना है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अरे बेटे क्या पढ़ाया मैंने, पहली लाइन, आज की पहली लाइन क्या पढ़ाई थी? स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और दोनों अलग होना चाहिए, कहीं मर्ज करके नहीं लिखना। ऐसे तो भाई साहब एक ही लाइन नहीं लिखता मैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सीधा, बोलो। सारे इनफ्लो ग्राफ में जोड़ लेता, सारे आउटफ्लो ग्राफ में जोड़ लेता, नेक्स्ट करके एक लाइन में लिख देता, लो बेटा नेट कैश फ्लो। मतलब है कुछ? तो आपको अलग अलग प्रेजेंट करना है, यहाँ ये गलती अकाउंटेंट की है। तो आप देखो मैक्सिमम टाइम बच्चे का दिमाग कहाँ जाता है, सही तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस बताने के लिए, कहानी के लिए। देखो ये वाई लिमिटेड का शेयर जो मैंने अभी खरीदा है, और ये मेरा पुराना शेयर था जेड लिमिटेड में जो मैंने बेच दिया, ये दोनों इन्वेस्टमेंट है मेरे। आइए देख लो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन में दिक्कत आती यही है। क्यों प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, समझो। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा आ गया, मनसा लिमिटेड, ठीक है ना? मनसा लिमिटेड एक्वायर्ड कार फॉर ₹10 लाख ऑन क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने की उधारी पे उसने कार खरीदा, सुनना ध्यान से। डिले इन पेमेंट इज चार्ज्ड विद 12% इंटरेस्ट। The company paid the total amount of 10 lakh 5, sorry 50,000, not 5, 50,000
हाउ शुड द कंपनी प्रेजेंट द सेम इन CFS, यानी कंसोलिडेटेड नहीं, कैश फ्लो। बताओ। 10 लाख तो इन्वेस्टिंग हो रही है और 50,000 वो भी तो इन्वेस्टिंग है। ब्याज दिया है हाँ तो वो फाइनेंसिंग के नहीं नहीं, आप जवाब दो, आप तुक्का मत मारो, जवाब तो एनालाइज करो। आप तो उल्टा सवाल कर रहे हो। जवाब तो देखो मैंने लिख भी रखा है। जवाब तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, स्क्रीन दिखा दूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ। इन्वेस्टिंग क्यों? नहीं गाड़ी तो चलो, गाड़ी तो सुनो, जब खरीदा था तब ये क्या था, उधार था, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कैश तो कैश फ्लो हुआ नहीं, लेकिन जब पेमेंट किया था तब दो ट्रांजेक्शन हुए, कौन सा, पेमेंट फॉर एसेट और दूसरा क्या, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट। एसेट कहाँ जाता है और इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, तुम लोग भी यार अभी बताया था। हो सकता है भाई, मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, सही बोलने साथ साथ क्वेश्चन भी कर लिया, सही बोल रहा हूँ ना, ये भी तो बोला। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए था तुम्हारे अंदर। नोट्स बनवाने का ऑब्जेक्टिव समझो यार, अभी थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट पेड के लिए इतना जबरदस्त नोट्स बनाया था कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जनरली, ठीक है ना। तो भाई कैसा भी इंटरेस्ट है, पे क्यों कर रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग ट्रीट करके तभी तो पे कर रहे हो, तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा। और जो 10 लाख का पेमेंट किया था, ये किस लिए किया था, ये लोन नहीं था, एसेट का उधारी था, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा क्योंकि एसेट खरीदा था, ठीक है ना सर, पक्का। और ये जाएगा कौन सा दिन, अच्छा इसी में सवाल ये कर देता, मान यहाँ डेट दे देते, तो इस दिन नहीं जाएगा जिस दिन खरीदा था, जिस दिन एक्चुअल पेमेंट किया उस दिन जाएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है, पक्का है, चलो ठीक है। बनता है मतलब ठीक है, फॉर द ईयर एंड डेट बनता है, हाँ डेट, बट ट्रांजेक्शन तो मान लो यहाँ पे एक साल का गैप आ जाता है, मान लो ये 3 महीने जो है, 3 महीने ही मान लो, ये नवंबर होता और मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ कब, दिसंबर एंड में, और ये जाके फरवरी में पेमेंट जाता, तो हो गया ना चेंज, फिर इस साल वाले में नहीं आता, वो अगले साल वाले में चला जाता, तो वही चीज है, मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकता, ध्यान देना। अभी तक मैंने जो तुमको टॉपिक कराया, जो नोट्स तुमने बनाए, उसमें 5 क्वेश्चंस भी अभी तक पॉसिबल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए, उसके बाद आपका केवल मेथड से शुरू होगा, ये नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से मेथड्स भी आएंगे, ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक। अरे 10 लाख करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक 3 महीने तक करंट लायबिलिटी थी, हाँ 3 महीने तक, क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिटर फॉर एसेट। देखो आप जर्नल एंट्री सोच रहे हो, मैं कैश फ्लो की बात कर, फ्लो ऑफ कैश हमेशा कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है ना, बाकी एंट्री आप नॉर्मल ही करोगे, एसेट तो रिकॉर्डेड है, वो उधार रिकॉर्डेड है ना, आप यहाँ पेमेंट की एंट्री जब करोगे तो क्रेडिट फॉर एसेट डेबिट टू बैंक करोगे, नहीं वो तो ट्रीटमेंट एक होता है, एसेट था ना, लोन थोड़ी ना। हाँ वो भी मिलता है, शॉर्ट टर्म में भी डिविडेंड मिलता रहता है, डिविडेंड तो कंपनी जिसके पास लास्ट में शेयर होगा उसको दे देती है। फिर चलिए एक रिकैप करते चलते चलते, जब तक ये सेटअप में बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो मैं बंद करने जा रहा हूँ, रिकैप करता हूँ जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनके साथ।